ओके, लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द नमूनियाज। नमूनियाज मैंने लिखा है, इसका मकसद है कि वी हैव good number of the different types, the different situations, pathologically, epidemiologically, anatomically, and even bacteriologically. From many different points of view, there are different types of pneumonias. लेकिन हमें पहले देखना होगा कि what the pneumonia by itself is called. ये pneumonia है क्या? इसके लिए आप ज़ाहिर है, एक रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। इसके लिए आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ एक नॉलेज होनी ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि हम जिस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं वो किस टिश्यू को, किस आर्गन को वो इन्वॉल्व कर रही है। यहाँ पर आप देखें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो ज़ाहिर है ये नोज है, उसके बाद फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद लेरिंक्स है, लेरिंक्स के बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद मेन ब्रोंका हैं, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंका हैं, उसके बाद टर्शियरी के बाद फिर हो जाते हैं एल्वेला। ये इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लास्ट ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल है, इसको हम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल कहते हैं। उसके बाद ये एल्वुलर सैक है जो इस वक्त फोल्डेड है इन फॉर्म ऑफ एल्वुला। अब ये इन फॉर्म ऑफ एल्वुला तो है ही, ज़ाहिर है ये कि ये एल्वुला, ये एल्वुलर सैक है, फिर ये एक और एल्वुलर सैक है, इसके बाद बीच में जो गैप है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो जगह खाली है इसमें कनेक्टिव टिश्यू, इंटस्टिशियम जिसको हम कहते हैं, और अंदर ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एल्वुला है। अब इन एल्वुला के अंदर अगर फॉर एग्जांपल इन एल्वुला के इस इंटस्टिशियम में, एल्वुला तो सिर्फ एपिथेलियम है, एयर इसके अंदर जाती है, और एयर के अंदर मौजूद गैसेस जो हैं ये यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं with the blood vessels which are standing here in this, इसके अंदर इंटस्टिशियम में ब्लड वेसल्स रन करती हैं, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में मौजूद जो गैसेस होती हैं वो एल्वुला में मौजूद गैसेस के साथ एक्सचेंज करती हैं। ये सिलसिला यहाँ पर हमने देखा हुआ। अगर यहाँ हो जाए इन्फ्लेमेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एनी काज, चाहे बैक्टीरिया हो या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे कोई आपको इस माउथ से कोई चीज इधर एस्पायरेट हो गई हो, कोई फ्यूम्स हो, कोई डस्ट हो, कोई स्मोक हो, कुछ भी हो, यहां से मसला ये हो गया कि इन्फ्लेमेशन हो गई, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल्स हो गई हैं डायलेट, परमिबिलिटी इनकी इनकी इंक्रीज हो गई है, और यहाँ से फ्लूइड बाहर लीक हुआ है जिसको हम कहते हैं एक्सुडेशन। और ये फ्लूइड जो है वह लीक होके अब इन एल्वुला के अंदर आ गया। अब एल्वुला में एयर इतना नहीं है जितना फ्लूइड है, या फ्लूइड उसमें है चाहे एयर ज्यादा भी हो, और एल्वुला ऐसे जैसे बाल्टी भर जाती है ना, जैसे कोई बर्तन भर जाए ऐसे फ्लूइड से भर जाते हैं। इस डायग्राम में आप नीचे देखें, एक ग्रीन कलर का फ्लूइड इसको दिख रहा है। फ्लूइड किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये फ्लूइड आपको यहाँ पे ऐसा इसके अंदर भी आप देख रहे हो, दूसरे एल्वुला के अंदर। अगर ये हालत हो, चाहे काज कुछ भी हो, आप इस कंडीशन को कहेंगे निमोनिया। यानी इसका मकसद है कि ये इन्फ्लेमेशन है एल्वुला की, जिसमें फ्लूइड भर जाता है एल्वुला के अंदर जहां होनी चाहिए थी एयर। तो इस कंडीशन का नाम है निमोनिया। इस पे हमारी आज डिस्कशन है। तो हमने पहले समझ लिया कि ये मामला है क्या, और अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से नमूनियाज एक्चुअली आपके पास वार्डों में आते हैं, और किस किस टाइप के नमूने होते हैं, और आगे चल के देखेंगे कि ये प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी क्या प्रेजेंटेशन होती है, कैसे आप डायग्नोस कर पाते हैं कि ये नमूनिया है भी कि नहीं,
ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये जो इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये नमूनिया है कि ये एस्थमा है कि ये ब्रोंकाइटिस है कि ब्रोंकिएक्टिस है, आगे चल के हमारे टॉपिक्स जो रहते हैं हम करेंगे। अब इस नमूनिया को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि इसकी क्या क्लासिफिकेशन है और है क्या, इसके आगे क्या इम्प्लीकेशन है, इसके क्या काजेज हो सकते हैं, कैसे इसके साइन सिम्टम्स है, हम मैनेज कैसे करेंगे इनको, कैसे हम डायग्नोस करते हैं, टूल्स क्या है हमारे पास, और आखिर में इसकी मैनेजमेंट क्या है। इसकी 2 क्लासें करेंगे, एक आज जो बड़ा टॉपिक है, वैसे ही हमारा एक और बड़ा टॉपिक आएगा इसके बाद, वो होगा ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसको उम्मन आप इस नाम से हम बोलते हैं। अब यहाँ पर जब नमूनिया दिखा, अब आपने देखा कि नमूनिया है क्या, ठीक है, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इसमें क्या हो गया है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरेन्काइम, पेरेन्काइमा का पेरेन्काइमा, ये जो आपके एल्वियोला है, जो फंक्शनल टिश्यू है जहाँ गैसेस एक्सचेंज हो रही है, गैस आ रहा है यानी ऑक्सीजन आ रहा है, इसको हम पेरेन्काइमा कहते हैं। यानी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई की हो जाए इन्फ्लेमेशन, और एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड अगर फिल हो जाए, ऐसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यानी एक्सुडेट इसके अंदर आ जाए, अगर इसके अंदर ना ट्रांसुडेट आ गया, ट्रांसुडेट का मतलब इन्फ्लेमेटरी नहीं है, अगर वो सिर्फ वीनस प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड बाहर आ गया है और वो एल्वियोलाई भर गया, तो फिर उसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, वो इन्फ्लेमेटरी नहीं होता है, वो पल्मोनरी एडिमा, हालांकि फ्लूइड इसमें भी भरा है, एडिमा तो इसी में भी है, लेकिन ये एक्सुडेट है एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, तो ही होगा ये नमूनिया। सिर्फ भर जाए फ्लूइड और इन्फ्लेमेशन नाम की कोई चीज ना हो, तो फिर वो पल्मोनरी एडिमा है। इसमें दोनों में फर्क समझे, फ्लूइड दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें एक्सुडेट है, और ये एक्सुडेट के अंदर जाहिर है फिब्रिनस होगा, और ये यहाँ पर आके बाहर जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, क्लॉग होने की वजह से ये लंग के जो एल्वियोला हैं, जो स्पॉन्जी होते हैं, वो स्पॉन्जी अब नहीं रहेंगे, ये सॉलिड हो जाएंगे, यानी इसका मकसद है कि इनसे हो जाएगी कंसोलिडेशन, तो ये लंग कंसोलिडेशन कहलाती है। तो समझ गए आप कि ये इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू एक्सुडेशन काजिंग कंसोलिडेशन, ये मामला अगर हो जाए तो हम उसको न्यूमोनाइटिस भी कहते हैं, न्यूमोनाइटिस ITIS मींस न्यूमो मींस एल्वियोलाई, एयर, एयर को न्यूमो कहते हैं, तो इसका भी नमूनिया, तो नमूनिया का सिलसिला ये है, सब जो आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो, इस वक्त तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, दिस विल बी एक्चुअली, ये इस वक्त आपको ब्रोंकस के अंदर ये पस नजर आ रही है, देखिए येलो कलर का जो फ्लूइड देख रहे हैं, कट लगा के आपको यहाँ पर इस तरीके से तो। अब नमूनिया के काजेज तो बहुत सारे हो सकते हैं, आगे चल के हम उसको देखते हैं। इसका एक बड़ा काज तो यकीनन इन्फेक्शन है, यानी माइक्रोबियल इन्वेजन, माइक्रोब्स अगर फॉर एग्जांपल अटैक करना शुरू करें। अब पता है आपको कि अगर माइक्रोब्स इन्फेक्ट, माइक्रोब्स अगर इन्वेड करें आपके बॉडी को, तो उसके लिए एक सिंपल वर्ड है इन्फेक्शन। अब माइक्रोब में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी का मकसद है कि उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसमें वायरसेस भी हो सकते हैं, उसमें फंगाई भी हो सकते हैं, उसके अंदर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ये 4 माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ये अगर आपको बॉडी को इन्वेड करके इन्फ्लेमेशन करवाएं, जिससे एक्सुडेशन होकर आपके एल्वियोलाई भर जाएं, तो नमूनिया कहलाएगी ड्यू टू इन्फेक्शन। लेकिन ये नमूनिया सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेमेशन सिर्फ इन्फेक्शन से नहीं होती, केमिकल इंजरी भी हो सकती है। केमिकली आपको फ्यूम्स, अगर डस्ट के अलावा जैसे फ्यूम्स हैं, डेंजरस केमिकल फ्यूम्स जो हैं, केमिकल इरिटेंट्स अगर आप इनहेल कर लेते हो किसी किसी जगह पर, तो एकदम से आप देखें आपको खांसी शुरू हो जाती है, और फिर इन्फ्लेमेशन हो सकती है और नमूनिया भी हो सकता है, या फिजिकल कोई इंजरी है अगर, तो इसको ये इसके वेरियस काजेज हो सकते हैं। काजेज सिर्फ इन्फेक्शन नहीं है, काजेज में केमिकल भी है, फिजिकल भी है, ऑटो इम्यून भी है, और बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। और यहाँ पर जो हम देखेंगे आगे चल के, जब हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, तब आपको पता चलेगा कि जो नमूनिया के टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, वो एकदम से, एक तो अगर इन्फेक्शन है तो एकदम से फीवर शुरू हो जाएगा, चेस्ट में पेन होगा, हालांकि लंग विसरल ऑर्गन है, लंग का पेन होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि लंग के ऊपर चढ़ा हुआ है प्लूरा, और प्लूरा में 2 होते हैं प्लूरा, एक विसरल और एक प्राइटल,
तो पैराइटल प्लूरा तक मामला पहुंच जाता है तो प्लूराइटिस भी हो जाती है साथ में, और आपको फिर चेस्ट में पेन भी शुरू होता है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑब्वियसली यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आल्सो, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी, पेनफुल भी होगा इवन। वो जाहिर है आपके ब्रोंकाई और एल्यूलाई के अंदर एक्सुडेट जमा हो गया है तो इरिटेशन भी होगी, कफ भी होगी, और कफ में स्पिटम भी आएगा। तो इसके सिम्टम्स उम्मीद इसी तरीके से होंगे, और जाहिर है इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, अगर मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो हाई ग्रेड फीवर भी होगा, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, राइगर्स, शिवरिंग भी होगी और फीवर भी होगा। स्किन थोड़ी सी ब्लूइश हो जाएगी बिकॉज ऑफ डीऑक्सीजनेशन, एल्यूला जो पानी से भर जाएंगे तो जाहिर है उसके अंदर एयर आ नहीं पाएगा, एयर आ नहीं पाएगा तो एयर के साथ एक्सचेंज ऑक्सीजन का होगा नहीं, वो जो ब्लड आया है उसमें ऑक्सीजन बहुत कम शामिल होगा एयर आपके एल्यूला से, क्योंकि एल्यूला पहले से ही एक्सुडेट से भरे हुए हैं, तो उसके अंदर वो आ नहीं पाते हैं। अगर वो नहीं आ पाएंगे तो इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजनेशन कम होगी, फिर साइनोसिस होगी, यानी इससे ब्लूनेस ऑफ स्किन भी आपकी हो जाएगी। लंग के अंदर मैंने बताया पानी भर गया है, पानी नहीं, फ्लूइड एक्सुडेट, तो उससे कफ होगी, और कफ की वजह से आप स्प्यूटम भी आएगा, वो येलो कलर का भी हो सकता है, इवन इवन ब्लड भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर स्प्यूटम में कफ के साथ स्प्यूटम में ब्लड आए तो हम इसको हेमोप्टिसिस कहते हैं, दिस इज हेमोप्टिसिस, हेमोप्टिसिस। हेमोप्टिसिस ऐसे ऐसे ही है जैसे वोमिटिंग में अगर ब्लड आए तो उसको हेमेटोमेसिस कहते हैं, नोज से अगर ब्लीड आए तो उसको एपिस्टेक्सिस, तो इसको हम कहते हैं हेमोप्टिसिस। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे कि आपको हेडेक वगैरह, लॉस ऑफ एपिटाइट वगैरह, ये सारी चीजें, ये तो खैर जनरलाइज प्रॉब्लम्स है, लेकिन सिम्टम्स में ज्यादातर होगा फीवर, चेस्ट पेन, कफ विद स्प्यूटम एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। डायग्नोसिस तो हम आगे चल के देखते हैं। ये देखें आप, जहां जहां एयर है वहां आपको ब्लैक नजर आ रहा है, लेकिन इस जगह पे इतना बड़ा व्हाइट शेडो, इसका मतलब देखिए यहाँ एयर नहीं, कुछ और है, एयर नहीं आ पा रही है, इसका मतलब एल्यूला भरे हुए हैं, तभी ये व्हाइट आपको शेडो दे रहा है। ये कंसल्टेशन ट्रीटमेंट तो जाहिर है, अगर बैक्टीरियल है तो फिर आपकी ट्रीटमेंट जाहिर है एंटीबायोटिक होगी, और भी हमारे पास ऑप्शन है। अब आप देखो इसकी थोड़ी क्लासिफिकेशन पे नजर डालें। क्लासिफिकेशन वेरियस टाइप्स की है। वेरियस टाइप्स का मकसद है कि एक क्लासिफिकेशन तो है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, आइदर इट इज एक्यूट और क्रॉनिक, एकदम से शुरू हुआ है या टाइम लगा है इसको। अब एक्यूट नमूनिया में जो सबसे मशहूर है, जो क्लासिकल बैक्टीरिया है फॉर नमूनिया, वो है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई, जिसको हम सिंपली कहते हैं न्यूमोकोकस। थोड़ा सा बता देता हूं कि उन जो बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता है कि आपके पास जो माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो बैक्टीरिया भी है, वायरसेस भी हैं, फंगाई भी हैं, और पैरासाइट्स भी। इन चारों में से कोई एक चीज आपको इन्वेट कर सकती है, और इन्वेट करे तो फिर हम उसको कहते हैं इन्फेक्शन। जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें दो ग्रुप्स होते हैं बैक्टीरिया के, एक वो जो ग्राम से स्टेन लेते हैं, दूसरे वो जो ग्राम से स्टेन नहीं ले पाते, उनको कोई और स्टेन के साथ हम विजुअलाइज करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, क्लेमाइडिया है, माइकोप्लाज्मा वगैरह वगैरह। लेकिन जो ग्राम्स वाले हैं वो बड़े मशहूर हैं। इनमें कुछ ऐसे होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, यानी उनके अंदर आपको मिलता है ब्लू कलर के, यानी वायोलेट या पर्पल कलर के बैक्टीरिया मिलते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप स्टेन के बाद, इसको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। और वो जो पिंक कलर का मिलते हैं उसको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। और वो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं जो पर्पल लुक देते हैं, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पर्पल तो होते हैं लेकिन शेप में राउंडेड स्फेरिकल होते हैं, ये फोकाई कहलाते हैं। और अगर वो राड लाइक हो तो वो बेसिलाई कहलाते हैं। ये ब्लू कलर के राड्स या ब्लू कलर के स्फीयर्स, इसको ब्लू करते हैं। और अगर वो रेड कलर के हों
और रेड कलर के स्फीयर्स हों या रेड कलर के रॉड्स हों तो उनको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई या ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, इनमें अगर वो क्लस्टर्स की शक्ल में आपको मिले, ऐसे ग्रेप लाइक क्लस्टर्स की शक्ल में, तो उनको कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। जो लॉन्ग चेन्स मिले आपको ऐसे इस पैटर्न में बैठे मिलेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। और जो शार्ट चेन में बैठे हुए 3-3 4-4 में, दो तो नहीं 3-3 में, इस तरीके से, तो उसको हम कहते हैं न्यूमोकोकस। ये ग्राम पॉजिटिव कोकस है जो एक क्लासिक बैक्टीरियल ब्रोंकोनमोनिया या नमूनिया के अंदर ये सबसे बड़ा मेजर बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव। लेकिन उसके अलावा भी और भी होते हैं एटिपिकल नमूनिया काज करने वाले, न्यूमोनाइटिस जो काज करते हैं या नमूनिया काज करते हैं। उसमें एक है माइकोप्लाज्मा नमूनियाई और दूसरा है क्लेमाइडिया। ये दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया हैं ये वो हैं नॉन ग्राम स्टेकिंग, जो ग्राम स्टेक नहीं करते, ग्राम स्ट्रेन से विजुअलाइज नहीं होते, वो उनको कोई और स्ट्रेन देता है। और फिर सिर्फ यही नहीं है नमूनिया जो एक्यूट नमूनिया काज करें, क्लासिकल बैक्टीरिया या एटिपिकल, पर उसके साथ साथ एस्पिरेशन से भी नमूनिया होती है और बहुत सारी चीजें। एक्यूट नमूनिया किसी चीज से भी हो सकती है। एक्यूट है जो इमीडिएटली होगी, a few hours before the patient was normal and now he's having the shortness of breath, sudden rise in fever with the chills, chest pain and cough, ये अगर फौरी तौर पे स्टार्ट हो रही है तो ये एक्यूट नमूनिया कहलाएगी। ये क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं आपको, और उनके काजेज आपको एक थोड़ा सा अंदाजा हो गया कि कौन कौन कर सकता है इस किस्म का हाल पेशेंट। दूसरा जो है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक नमूनिया, अब इसके काजेट ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बताया। दूसरा जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक नमूनिया, क्रॉनिक नमूनिया जिसमें टाइम लगता है, यूं समझ लो कि पहले पेशेंट ऐसे जस्ट थोड़ा सा फीवर होगा उसको, वो चलेगा 2-3 हफ्ते, कफ शुरू हो जाएगी चेस्ट से, अब उसको नमूनिया भी हुआ है। ये खास तौर पे होता है टीबी के पेशेंट के अंदर, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसका काज है, या फंगाई में कुछ पैरासाइट्स भी होता है, या कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स जैसे डस्ट वगैरह या इस किस्म का कोई पार्टिकल हैजार्डस अगर आपके चेस्ट में चला गया हो और वहां नमूनिया हो गया हो, या कुछ मिक्स किस्म की इन्फेक्शन अगर बैक्टीरिया से हो रही है, इनमें टाइम लगता है, थोड़ा क्रॉनिसिटी होती है इसके अंदर। पेशेंट आस्ते आस्ते सिम्टम्स डेवलप करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्रॉनिक कहते हैं। ये क्लिनिकल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। वो क्रॉनिक के फिर काजेज आपको डिटेक्ट करने पड़ेंगे, और डॉक्टर को पता होता है कि ये हिस्ट्री से पता चलता है कि ये पेशेंट काफी दिनों से सफर कर रहा है, उसको कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, और पेशेंट 2-3 महीने की हिस्ट्री बता रहा है। तो ये एक्यूट नमूनिया नहीं है, ये क्रॉनिक नमूनिया है। सिर्फ ऐसा करने से नहीं है, जाहिर है उसने डायग्नोस किया है कि नमूनिया तो है लेकिन हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो ये क्रॉनिक नमूनिया होता है। यानी क्लिनिकली भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। एपिडेमियोलॉजिकली ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इससे भी आपको काफी पता चलता है नमूनिया का। अब एपिडेमियोलॉजिकली क्या क्या मकसद है? एपिडेमियोलॉजिकली 2-3 टाइप्स होती हैं, एक दो टाइप मेजर हैं, उसको हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनियाज, जो आपको कम्युनिटी से बाहर से सोसाइटी से आपको मिली है, हॉस्पिटल में इसका कोई हॉस्पिटल का कसूर नहीं है, इसको कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनियाज, कैप, सीएपी। ये वो नमूनिया है, ये उन पेशेंट्स को होती हैं जो हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, यानी ये सोसाइटी से बाहर से किसी बाहर जो सोसाइटी में रनिंग कोई ऐसा कैरियर है या जो पहले पेशेंट है जिसके साथ ये बाहर कम्युनिटी में एक कांटेक्ट रहा है, इस किस्म की नमूनिया को मींस व्हेन ही हैजंट बीन रिसेंटली हॉस्पिटलाइज्ड, तो ऐसे नमूनिया को हम कहते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, इसका भी कैप। और इसमें जो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा काज है, इसमें बैक्टीरिया का सबसे बड़ा जो बैक्टीरियल काज है वो यकीनन वही है न्यूमोकोकस, लेकिन इसमें वायरसेस भी हैं जो बाहर से आपको वायरल इन्फेक्शन लग जाए, और इसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, ऐसे आपको रेड कलर की रॉड नजर आती है।
तो ये होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा काज मैंने बताया, अभी भी कम्युनिटी से जो आपको मिलेगा ये बैक्टीरिया, वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनियाई या न्यूमोकोकस। ये शॉर्ट चेन्स में होता है। न्यूमोकोकस कोकस होते हैं, चेन होती है लेकिन लंबी चेन नहीं होती। लंबी चेन अगर हो ना, उसमें लंबी, अगर बहुत लंबी चेन में अगर आपको अंडर द माइक्रोस्कोप नजर आए ऐसे पर्पल कलर के स्फीयर्स स्फेरिकल बैक्टीरिया, तो फिर ये हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। ये वो फ्रेंजाइटिस वगैरह काज करता है, स्ट्रेप थ्रोट जिसको आप कहते हैं। लेकिन इसके अंदर फिर खासतौर पे कुछ रिस्क वाली जो पॉपुलेशन होती है बाहर, उनको फिर ग्राम नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे एच इन्फ्लुएंजा तो कुछ और, या एक और ग्राम स्टेकिंग जो नहीं करता वो माइकोप्लाज्मा नमूनियाई है। ये अगर आपको काज करे कम्युनिटी ओरिएंटेड, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया, तो फिर ये वॉकिंग नमूनिया भी कहलाती है। वॉकिंग नमूनिया का मकसद है कि सीवियर सिम्टम्स नहीं होते और पेशेंट इवन काम पे भी जाता है, जस्ट वॉक अराउंड, बेड रिडन नहीं होता ना, तो वो बेड रिडन नहीं होता, वो वर्क पे भी जाता है हर जगह। लेकिन जो नमूनिया होती है उसको, इसके लिए इसको वॉकिंग नमूनिया कहते हैं। तो वॉकिंग नमूनिया में हमेशा याद रखना इसका काज होता है माइकोप्लाज्मा नमूनियाई। ये ग्राम स्टेन नहीं लेता, ये नाम ग्राम स्टेकिंग है। माइकोप्लाज्मा नमूनिया थोड़ा सा बता दूं कि माइकोप्लाज्मा नमूनिया कायनात में सबसे छोटा बैक्टीरिया है। यानी बैक्टीरिया में इतना छोटा कि आम माइक्रोस्कोप से नजर ही नहीं आता। कहते हैं कि ये इतना छोटा है कि किसी वायरस में सबसे बड़ा, यानी किसी बड़े वायरस की शेप यानी साइज का है। यानी हम अंदाजा लगाओ, वायरस जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, ये ऑलमोस्ट उसके साइज का है। यानी इतना छोटा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा नमूनिया। इससे हो जाती है कम्युनिटी, ये कम्युनिटी ओरिएंटेड, लेकिन उसमें सबसे बड़ा काज यकीनन न्यूमोकोकस। न्यूमोकोकस अब अपन से अंदाजा लगाए, न्यूमो है इसका मतलब है कि एल्यूलाइसिस का वास्ता है। ये तो हुआ हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। एक वो है जो हॉस्पिटल में आके आपको लगता है। दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, इसको कहते हैं हैप। जैसे वो था कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया प्रीवियस वाला जो मैंने लास्ट वाला बताया, इसको हम कहते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, हैप। इसको हैप कहते हैं। हैप का फिर दूसरा जो वर्ड है ना, अगर हैप ना कहना चाहो तो उसका दूसरा वर्ड है नोसोकोमियल नमूनिया। नोसोकोमियल मींस दैट इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान आप एडमिशन इन द हॉस्पिटल आपको हो गई, और हॉस्पिटल में आने के बाद आपको 72 आवर्स एटलीस्ट उसके बाद अगर हुआ है तो, अगर ये नहीं कि आज आप हॉस्पिटल में आ गए, रात को आपको नमूनिया हो गया, रात को नमूनिया हो गया तो इसका मकसद है कि ये आप कम्युनिटी से लेके आए हैं, आप हुआ इधर है, आपको सिम्टम्स इधर आपको जाहिर हो, ये भी कम्युनिटी ओरिएंटेड। कम से कम आप उसमें 3 दिन का वक्फा दें, उसके बाद अगर होगा तो कसूर हॉस्पिटल का। आफ्टर एडमिशन इफ pneumonia symptoms occur after 72 hours gap after admission, तो फिर ये हॉस्पिटल का कसूर है। इसको फिर अब हम कहेंगे हैप या इसको कहेंगे नोसोकोमिया। ये ज्यादा खतरनाक नमूने हैं। और उमूमन जितने भी पेशेंट्स एडमिट होते हैं उसमें से ऑलमोस्ट 5% ऑफ द टोटल पेशेंट्स एडमिटेड डेवलप दिस टाइप ऑफ, और इसका मोर्टेलिटी रेट खासा हाई है। और खास तौर पे उनमें तो ज्यादा है जो जस्ट हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, कोई ना कोई प्रोसीजर उन पे हुआ है, जैसे वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में तो बहुत कॉमन है, तो डायरेक्ट आप सारे एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, सीधा आप ट्रेकिया में आप डिवाइस डालते हैं और उसके साथ आप अपनी वेंटिलेटर को कनेक्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया तो सीधा सीधा ट्रेकिया से होते हुए लोअर रेस्पिरेटरी ऐसे पेशेंट में बड़ा काम है। हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स क्यों उनमें क्यों ये हॉस्पिटलाइज एक्वायर्ड जो नमूनिया है या नोसोकोमियल नमूनिया, ये क्यों इतनी खतरनाक है और उनमें क्यों इतना ज्यादा रिस्क है, और पेशेंट हॉस्पिटलाइज क्यों नमूनिया एक्वायर करते हैं। वो नमूनिया इसलिए एक्वायर करते हैं क्योंकि एक तो वो कोई प्रोसीजर से गुजरते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल वेंटिलेशन पर होते हैं, वेंट पे होते हैं,
हॉस्पिटलाइज जो पेशेंट होते हैं वो मालन्यूट्रिशन भी होती है उनकी, और हॉस्पिटलाइज पेशेंट में बड़े चांसेस होते हैं कि वो पहले ही हार्ट या लंग डिजीज से पहले से मुतासर होते हैं, लेटे हुए होते हैं, इसलिए उनको जो स्टमक के की तो बहुत रिगर्जिटेशन होती है, इसका जो फ्लूइड है एसिडिक फ्लूइड, उनकी एस्पिरेशन होती है, कभी कभी वो इनहेल कर लेते हैं, इम्यून डिस्टर्बेंसेस में होते हैं, तो रिस्क पे तो पेशेंट रिस्क ही होते हैं, ये भी एक वजह होती है। और जाहिर है वो पेशेंट उनके उनके आसपास जो कंपनी होती है वो ज्यादा तो पेशेंट्स की होती है, तो वहां से भी वो इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं। तो चांसेस हॉस्पिटल में इसलिए कहते हैं हॉस्पिटल एडमिशन जो जुडिशियस हो, जो जस्टिफाइड हो, तो हॉस्पिटल में आप एडमिट करें, वरना पेशेंट को बगैर किसी वजह के हॉस्पिटलाइज मत किया करें, क्योंकि हॉस्पिटल के अपने रिस्क होते हैं। जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन का फायदा है तो वहाँ उसके नुकसान भी बहुत हैं। आप उसके साथ आप उसको बैलेंस करें, मैच करें कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। नुकसान बिल्कुल हैं, जाहिर है जब हॉस्पिटलाइज करना लाजमी है तो फिर आप नुकसान को नहीं देखेंगे, फिर आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में खास जो खतरनाक होते हैं, जो उमूमन ज्यादा प्रॉब्लम्स काज करते हैं, उनमें एक है जिसको हम कहते हैं मार्सा। मार्सा का मकसद क्या होता है, ये एस ए जो है ना, ये है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस है, लेकिन एक स्टेफिलोकोकस, लेकिन उसको कहते हैं आरियस, आरियस एयू गोल्ड को कहते हैं। एयू आपको पता है सिंबल है गोल्ड। ये जब कल्चर कल्चर करते हैं, जब हम लेबोरेटरी में इसका सैंपल लेके, जब हम कल्चर मीडियम पर डिश पे रखते हैं इसको, और इंक्यूबेटर में रख के हम 24 घंटे बाद जब इसकी कॉलोनीज देखते हैं, तो वो गोल्डन येलो कलर की, गोल्डन ब्राउन कलर की कॉलोनीज होती है, इसलिए इस स्टेफिलोकोकस का नाम पड़ गया स्टेफिलोकोकस ऑरियस। लेकिन उसमें भी बहुत सारे होते हैं, उनमें से ये वुमन पेनिसिलिन से डैमेज हो जाते हैं, पेनिसिलिन से इनको आप कवर कर सकते हो। देखिए पेनिसिलिन में भी बहुत सारी पेनिसिलिन होती है, मैं इसमें एक पेनिसिलिन होती है, क्योंकि ये स्टेफिलोकोकस बहुत सारे कुछ पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी होता है, काफी पेनिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होता है, ये आगमेंटिन वगैरह, पेनिसिलिन, एमॉक्सिलिन और मेथिसिलिन वगैरह, ये इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। फिर उनको इन स्टेफिलोकोकस ऑरियस को किल करने के लिए एक और पेनिसिलिन दी जाती है, वो बड़ी स्ट्रांग होती है, उसको हम कहते हैं मेथिसिलिन। मेथिसिलिन हमें आसरा यह है कि मेथिसिलिन से तो ये इंशाल्लाह ताला जरूर मरेंगे बैक्टीरिया कुछ, लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे ढीठ होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंट होते हैं कि मेथिसिलिन से भी रेजिस्टेंट होते हैं, मेथिसिलिन से भी नहीं मरते। फिर इनको मारने के लिए फिर पेनिसिलिन छोड़ के कोई और खतरनाक एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो इसके अंदर हम इसलिए ऐसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस को कहते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ऑरियस। एक बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, बहुत रेजिस्टेंट होता है, पेनिसिलिन से नहीं मरता ही नहीं, फिर दूसरे आपको एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। एक ये बैक्टीरिया खतरनाक है, दूसरा सुडोमोनास एरोजिनोसा, ये खतरनाक है, ये ग्राम नेगेटिव बैसिलस है, ये बहुत खतरनाक है, ये बड़ा रेजिस्टेंट होता है। ये दोनों बैक्टीरिया उमूमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड में सबसे ज्यादा डेंजरस बैक्टीरिया है। इनसे जूझना, इनसे निपटना बड़ा मुश्किल होता है, और काफी लीथल और डेडली और फेटल बैक्टीरिया है। इस किस्म की अगर इन्फेक्शन हॉस्पिटल में आपको लगे तो पेशेंट को ये लग जाती है हॉस्पिटल में, लेकिन बाहर कम्युनिटी में ज्यादातर आपको न्यूमोकोकस मिलेगा। न्यूमोकोकस की इन्फेक्शन को कवर करना था बड़ा मसला है। और ये इन्फेक्शंस मैंने बताई, ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, मोर डेडली इन्फेक्शन से कम्युनिटी एक्वायर्ड से भी ज्यादा है, जो अंडरलाइन इलनेस होती है, और बैक्टीरिया ज्यादा डेंजरस होता है। पेशेंट उमूमन, अब आपको पता है कि हॉस्पिटल होने की वजह से उसको वेंटिलेटर पे भी हो सकता है कि वो हो जाए, तो हम इसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया भी कहते हैं, वेब भी कहते हैं इसको। वेब बेसिकली हैप ही है, उसी का सबसेट है, हॉस्पिटल में ही होता है, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, लेकिन खास तौर पे ये वेंटिलेटर वाले को, इसको हम वेब कहते हैं। इसका मकसद है कैप, हैप एंड वेब, ये तीन चीजें। देखिए वेब इज एक्चुअली सबसेट ऑफ हैप, ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया ही है। ये इंट्यूबेशन के फौरन बाद आपको अगर हो जाए तो
यानी एटलीस्ट 48 आवर्स आफ्टर इंट्यूबेशन, वो जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं और मैकेनिकल वेंटिलेशन के बाद अगर हो जाए तो ये है वह खतरनाक है बहुत। इसलिए वेंटिलेटर में आपको पता है कि जो वेंट पे जाता है वो बड़ा मुश्किल से सर्वाइव करता है। दूसरी जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा सा पहले ही आइडिया होगा कि लंग्स के होते हैं लोब्स। ये जो आपका राइट लंग है इसके अंदर होते हैं दो फिशर्स, एक फिशर जिसको ऑब्लिक फिशर कहते हैं, एक फिशर जिसको हम हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हो जाते हैं 3 लोब। लेकिन राइट लोब, लेकिन लेफ्ट लोब की तरफ आप जब जाओगे तो वहां होते हैं हमारे पास सिर्फ 2 लोब्स। फिशर सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हमारा ऑब्लिक फिशर। इधर 2, यानी टोटल मिला के 5 लोब्स होते हैं। अगर नमूनिया किसी एक सिंगल लोब को इन्वॉल्व कर ले, जैसे ये देखें, आप देखिए ये आपको ये एक सिंगल लोब जो है ये इन्वॉल्व है, बिल्कुल ये डिमार्केशन, ये स्ट्रेप्टोकोकाई यही करता है। लोबार नमूनिया खासकर इसका ऐसे नमूनिया कहते हैं लोबार नमूनिया, सिंगल लोब इन्वॉल्व हुआ है इसका। दूसरा मल्टी लोबार नमूनिया, मोर देन 1 लोब्स। आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे भी लोब इन्वॉल्व हुआ है, लोअर लोब भी लेफ्ट साइड पे, अपर भी, मिडिल लोब बीच में इन्वॉल्व हुआ है दूसरे साइड का। ये मोर सीवियर इलनेस ये काज करते हैं जहन में, ये मल्टी लोबार नमूनिया। ये एनाटॉमिकली डिवाइड कर रहे हैं, इसमें ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया होता है। एक होता है जिसको कहते हैं ब्रोंकियल नमूनिया, जिसका दूसरा नाम है ब्रोंको नमूनिया, इसका ब्रोंकियल नमूनिया। ये नमूनिया अमूमन कहाँ होता है, ये चीज आप देखें ब्रोंकाई देखें, ये जिससे ब्रोंकाई आके खत्म होती है तो ब्रोंकाई के अराउंड, यानी ब्रोंकाई के अंदर पस होता है, उसके बाहर जो भी मटेरियल होगा वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो बाकायदे पेच ही होता है इन्वॉल्वमेंट इसमें, मल्टीपल, लेकिन लोब है मुख्तलिफ लोब से, लेकिन मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट है। इट अफेक्ट्स द लंग्स इन द पेचेस अराउंड द ट्यूब्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अराउंड ये होता है, देखिए पेचेस आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्रोंको नमूनिया होती है। बड़ा कफ आता है इसके अंदर उम्मन, स्प्यूटम बहुत ज्यादा आएगा इसके अंदर, क्योंकि ब्रोंकाई के अंदर बहुत एक्सुडेट होता है। दूसरी हालत में तो आपको लोबार नमूनिया में तो लोब में होता है, इसके अंदर तो ब्रोंकाई के अंदर भी बहुत ज्यादा कफ होता है, बहुत ज्यादा वहां पर एक्सुडेट होता है, और कफ बहुत ज्यादा होती है, डिस्निया बहुत ज्यादा होती है, ब्रोंकाई फंस जाते हैं, ब्रोंकाई अंदर क्लॉग हो जाते हैं, प्लूरैटिक पेन वगैरह ये सारी चीजें। तो शेप इस तरीके से आपको एक्सरे मिलेगा इसका, पेच टाइप। एक होता है इंटरस्टिशियल नमूनिया, ये मैंने आपको बताया था कि एल्विलाई के बीच में जो सेप्टा होते हैं, गैप जहां से ब्लड वेसल्स जाहिर होती हैं, ब्लड वेसल्स जहां से पास होती हैं, ये खास तौर पे कुछ एटिपिकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया और वायरसेस इसकी इन्फेक्शन कर देते हैं। और जब इसकी इन्फेक्शन हो जाएगी तो आपका देखिए शेप ऐसा हो जाएगा। वो जो एल्विलाई होंगे, इंटरस्टिशियल में गड़बड़ ज्यादा है, एल्विलाई के अंदर इतनी नहीं है, तो एल्विलाई जो है वो ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है, तो हनीकॉम्ब लाइक अपीयरेंस मिलती है इसकी आपको। तो इंटरस्टिशियल की ये नमूनिया, ये खास तौर पे वायरसेस और एटिपिकल बैक्टीरिया खास करते हैं, ये न्यूमोकोकस से ऐसा नहीं होता। तो ये नमूनिया की क्लासिफिकेशन हुई फ्रॉम एनाटॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, लोब हुआ है, एक हुआ है, बहुत सारे हुए हैं, ब्रोंकियल है कि इंटरस्टिशियल है। तो इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा बैक्टीरिया कहाँ इन्वॉल्व है। कुछ होते हैं नमूनियाज जो है वो, जिसको हम कहते हैं जैसे जैसे केमिकल नमूनिया, अदर काजेस में जैसे केमिकल नमूनिया, कोई टॉक्सिन टॉक्सिकेंट्स हैं, कोई जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह, कीड़ा मार दवाएं हैं, स्प्रे कर रहा है कोई फार्मर, वो इनहेल कर गया तो वो इरिटेशन करेगा, वो अंदर वो इनहेल सिर्फ नहीं किया बल्कि स्किन पे भी लग जाएगी, वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो भी ब्लड में आएगी, वो ब्लड जब लंग में पहुंचेगा तो उधर इन्फ्लेमेशन करेगा। एस्पिरेशन नमूनिया है, फिर फॉरेन बॉडी इनहेल कर गया, गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो उसकी रिगर्जिटेशन हुई, वो क्या आपकी एसोफेगस से ऊपर आके फेरेंक्स में से होता हुआ लंग में चला गया, रिफ्लक्स ऑफ द वोमिटर से खास तौर पे हो जाता है। अब हम देखेंगे कि जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होते हैं, जो अनकॉन्शियस होते हैं या सेमी कॉन्शियस होते हैं, उनको लोग जो है वो सोते सोते कुछ पिलाने की कोशिश करते हैं, वो सॉलो नहीं कर पाते और वो लंग में चला जाता है,
इस हालत में जब आप सॉल्व न कर पाए, पेशेंट जिस कोमाटोज हो या सेमी अनकॉन्शियस हो पेशेंट, तो फिर उसको एनजी ट्यूब लगा देते हैं, फीडिंग ट्यूब थ्रू द इसोफेगस टू द माउथ वाया इसोफेगस टू द स्टमक डायरेक्टली। डस्ट नमूनिया, तो डस्ट स्टॉर्म की वजह से बहुत ही मैसिव और एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाएगा अगर डस्ट से, तो उससे भी हो जाएगी नमूनिया। और क्यों? क्योंकि नमूनिया के साथ अंदर डस्ट अंदर सेटल हो जाती है एल्विला में, और सीलिया वगैरह जो ब्रोंका के होते हैं वो अब मूव करते नहीं है, तो जो स्प्यूटम है या वो जो क्लियरिंग वो हो नहीं पाती, और वहीं पे स्प्यूटम रह जाता है और बैक्टीरिया वहां पर इन्वेट करते हैं। और खास तौर पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, अगर इनसे इनसे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत ही नेक्रोटाइजिंग होती है, खतरनाक होती है। बहुत टिश्यू को नेक्रोसिस, बहुत टिश्यू की डेथ हो जाती है उससे, नेक्रोटिक टिश्यू, और से फिर लंग एब्सेस वगैरह, ये भी खतरनाक होती है। नेक्रोटाइजिंग नमूनिया कहते हैं इसको। फिर कुछ होती है अपॉर्चुनिस्टिक नमूनिया, बैक्टीरिया रहते उधर हैं या नहीं भी रहते हैं, तो ये उम्र में आम हालात में एक इम्यूनो कॉम्पिटेंट आदमी को तो नहीं कर सकते, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को ये अटैक कर लेते हैं और नमूनिया काज कराते हैं। ये खासतौर पर फंगस और वायरसेस, ये फंगस खासतौर पर ये कैंडिडा एल्बिकस, ये कैंडिडियासिस कर सकता है पल्मोनरी, या दूसरा एक और फंगस है जिसको हम कहते हैं एस्परजिलोसिस, ये भी कर सकता है, या फिर वायरस है जिसको हम साइटोमेगालोवायरस कहते हैं। आम हालात में ये कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो जिसमें इम्यूनिटी कम हो, तो ये प्रॉब्लम उसके साथ हो सकता है। अब ये जितने भी आप आपने देखे, ये इसके हैं क्या, ये इसके क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में माने इसका मकसद ये है कि पहले आप देखें बैक्टीरियोलॉजिकली कौन कौन से बैक्टीरिया काज करते हैं, कोई वायरस काज करता है, बैक्टीरिया। उसके बाद आपने देखा एनाटॉमिकली लोबार है, मल्टी लोबार है, ब्रोंकियल है कि इंटरस्टिशियल है। एपिडेमियोलॉजिकली कहाँ कहाँ होता है, ये कम्युनिटी में भी हो सकता है, आप कम्युनिटी से एक्वायर करके आए हैं, यू आर नॉट हॉस्पिटलाइज नहीं है, आप पेशेंट ओपीडी में आया और पता चला कि उसको नमूनिया है, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड है। इतना डेंजरस नहीं है जितना हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, और खास तौर पे वो जो वेंटिलेशन एक्वायर्ड, वेंटिलेशन एसोसिएटेड नमूनिया है, वेप, वो तो सबसे खतरनाक है। तो ऐसे जो पेशेंट्स आप देखोगे कि मैंने बताया कि स्प्यूटम, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड कफ विद स्प्यूटम, एसओबी उसके साथ साथ, तो कफ में इवन ब्लड भी आ सकता है, पेशेंट बहुत ही स्वेटी होता है, काम, उसका क्लैमी स्किन, और ब्लूनेस ऑफ स्किन, नाजिया, वोमिटिंग वगैरह, लाइक दिस, जॉइंट्स पेन, इवन बॉडी पेन, एक्स वगैरह होते हैं इसके अंदर। तो कुछ ऐसे नमूनिया हैं, कुछ नमूनिया, सब नहीं लेकिन कुछ नमूनिया ऐसे हैं जिसमें, जैसे ट्यूबरकुलोसिस की वजह से अगर कोई क्रॉनिक नमूनिया हो जाता है, तो इसमें खासतौर पे इवनिंग राइज इन टेम्परेचर, वेट लॉस और नाइट स्वेट्स, ये काफी है उसके। यानी शाम के टाइम पर आपको या रात के टाइम पर अगर आपको स्वेटिंग बहुत होती है, वेट लॉस आपका हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली वो क्रॉनिक हिस्ट्री है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस वाली नमूनिया है। इसके अंदर सिम्टम्स, ऐसे सिम्टम दूसरे नमूनिया में नहीं होते। दूसरा एक नमूनिया है जिसको हम कहते हैं लेजियोनेला। लेजियोनेला बेसिकली एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस है, इसको कहते हैं लेजियोनेला न्यूमोफिला। फिला 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 मींस लव, न्यूमो मींस लंग्स, लंग्स के लिए लव होता है इसका, जो लंग की डिजीज काज करता है, लेजियोनेलोसिस कहते हैं। लेजियोनेला वैसे वैसे अमेरिकन स्टेट है, ये सबसे पहले डिजीज उधर ही डिटेक्ट हुई थी। और ऐसे पेशेंट्स को अमूमन डायरिया भी होता है, हालांकि नमूनिया में डायरिया होता नहीं है, ये टिपिकल सिम्टम नहीं है डायरिया का, लेकिन लेजियोनेला के अंदर डायरिया भी होता है। लेजियोनेला वन ऑफ द ग्राम नेगेटिव बेसिलस। तो कुछ सिम्टम्स टिपिकल भी होते हैं। फिजिकल एक्सप्रेशन अगर करेंगे तो पेशेंट को फीवर होगा, उसको कभी कभी लो बॉडी टेम्परेचर भी होता है, लेकिन 12 फीवर होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ होगा, बीपी लो भी हो सकता है, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन सेचुरेशन लगाएंगे तो वो कम होगी, तो आर्टीरियल ब्लड गैसेस एबीजीज कराएंगे तो आपको ऑक्सीजन उसमें कम मिलेगी। यानी ये खास उसके सिम्टम्स आपको यहाँ नजर आएंगे। अब कल की क्लास में हम यहाँ पे देखेंगे इसके काजेस क्या है। काजेस अभी आपको पता चल ही गया होगा, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे और फौरन हम आ जाएंगे कि हमारे पास क्या डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। देखो थोड़ा आइडिया हो गया
पेशेंट हमारे पास किस हिस्ट्री के साथ आ रहा है और एग्जामिनेशन में उस हमें क्या मिल रहा है, हम उसको डायग्नोज करने के लिए आगे हम देखेंगे कि क्या पेशेंट किस तरीके से उसको हमें अप्रोच करना है, और आखिर में हमारे पास क्या सजेशन है, क्या हमारे पास ऑप्शन हैं जिससे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। So that was your class today.